नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके साथ ही वो इससे बचने की भी कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल के हमले के बाद जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। 4 ईरानी अधिकारियों ने इस सप्ताह टेलीफोन इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने सेना को इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कई सैन्य योजनाएं तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का हमला काफी हद तक इजराइल के हमलों की गंभीरता पर निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि अगर इजरायली हमले में बहुत अधिक नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर इजराइल अपने हमले को कुछ सैन्य ठिकानों और मिसाइलों और ड्रोनों के भंडारण वाले गोदामों तक सीमित रखता है, तो ईरान शायद कुछ नहीं करेगा। ईरानी सेना के अधिकारियों ने कहा कि अगर इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो फिर ईरान के जवाबी हमले में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार शामिल होगी। इलाके में ईरानी प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप द्वारा हमले होंगे और ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज और शिपिंग के प्रवाह को बाधित करना शामिल होगा। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब इजरायली सेना ने बताया है कि कल रात दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 19 घायल हो गए हैं। 19 में से 4 की हालत बहुत गंभीर है। आईडीएफ की जांच के अनुसार सैनिक दक्षिणी लेबनान गांव की एक इमारत पर हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट की चपेट में आ गए। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में 1 दर्जन आवासीय इमारतों को उड़ा दिया है। गजा के सिविल डिफेंस ने बड़े पैमाने पर हताहत होने की सूचना दी है। उसने इसे बड़ा नरसंहार बताया है। इजरायली टैंकों ने गजा के कमल अदवान अस्पताल पर गोलीबारी की। मशीन गन की आग ने चिकित्सा सुविधा को तहस नहस कर दिया, जिससे एक आईसीयू सुविधा पूरी तरह नष्ट कर दी गई। आरटीआई से पता चला है कि पीएम मोदी जनता के यानी आपके पैसों से खुद की पार्टी का प्रचार करते हैं। आप अपना पैसा देश के लिए खुद के फायदे के लिए देते हैं, लेकिन पीएम मोदी बीजेपी में खर्च कर देते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक जनता के पैसे से भुगतान की जाने वाली पीएम मोदी की ऑफिशियल यात्राओं में अक्सर नॉन ऑफिशियल कार्यक्रम शामिल होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि वो किसी ऑफिशियल यात्रा पर होते हैं और उसका जो ब्यौरा दिया जाता है उसके बीच में लिख दिया जाता है कि वो एक नॉन ऑफिशियल काम था और ये अक्सर पार्टी का प्रचार होता है। हालांकि पीएमओ ने एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में कहा कि पार्टी नॉन ऑफिशियल आयोजनों के लिए भुगतान करती है, लेकिन उसने न्यूज लॉन्ड्री के सवालों का जवाब नहीं दिया कि ऐसे ओवरलैप मामलों में यात्रा खर्च का हिसाब कैसे लगाया जाता है। इस रिपोर्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरह के खुलासे से राजनेताओं को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र की जननी है, इसलिए ईडी की अगली छापेमारी न्यूज बताने वाले मीडिया पर होगी। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को वापस बुला लिया है। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया। कनाडा के व्यवहार को गलत बताते हुए संजय वर्मा ने कहा कि भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने कहा कि निज्जर हमारे लिए आतंकवादी था, लेकिन लोकतंत्र में न्याय प्रणाली से परे कोई भी कृत्य गलत होता है, सच सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वो तेज आवाज में चिल्लाते हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है। कनाडा के व्यवहार पर संजय वर्मा ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों पर अत्यंत गैर पेशेवर रवैया रहा, ये अत्यंत दुखद है। कनाडा ने मुझे जांच की निगरानी में बताया था, जो हैरान करने वाली बात है और एक तरह का विश्वासघात है। वर्मा ने कहा कि ये रोड़े हैं, ये द्विपक्षीय संबंधों के लिए सबसे गैर पेशेवर रवैया है। उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा कि ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। अगर अभी चुनाव हुए तो सत्ता में लौटना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रोत्साहन से खालिस्तानी आतंकवादियों का हौसला बढ़ा है। वो लगातार भारतीय हितों पर हमला कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। बता दें, संजय वर्मा को पिछले हफ्ते
कनाडा द्वारा जून 2023 में एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में संदिग्ध माना गया था, जिसके बाद भारत ने वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। पन्नू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदेश यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। इसके अलावा पन्नू ने सीआरपीएफ स्कूलों के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। पन्नू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के मुखिया हैं और सीआरपीएफ ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद दोनों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। एलएसी एग्रीमेंट के बाद दोनों ही देश की तरफ से यह फैसला लिया गया है। डेमचोक और देप्सांग मैदानों से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने की खबर है। विवाद के दौरान सबसे ज्यादा तनाव भी इन्हीं इलाकों को लेकर था। ऐसे में यहां सेनाओं का पीछे हटना एक बड़ी डेवलपमेंट माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उस सहमति के बाद ही ब्रिक्स समिट में 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बैठक भी देखने को मिली। ये अलग बात है कि चीन ने अपने जारी बयान में सीमा विवाद का कोई जिक्र नहीं किया। उसने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से रूस में मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी सबसे कमजोर पीएम साबित हुए। ट्वीट में पीएम मोदी के 2 वीडियो का एक वीडियो बनाया गया है। पहले में पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, तो दूसरा वीडियो हाल ही का है, जिसमें पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे होते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी ये मुलाकात 5 साल बाद हुई है। नेस्ले के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन ने जो कहा है, उसके बाद से मिडिल क्लास को लेकर मोदी सरकार फिर से निशाने पर आ गई है। नेस्ले के चेयरमैन सुरेश नारायणन ने कहा कि जिन लोगों के पास पैसा है वो जबरदस्त खर्च कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तंगी महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जो कंपनियां मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए उचित कीमत पर चीजें ऑफर कर रही हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश नारायण ने कहा कि ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों को परेशानी हो रही है क्योंकि मिडिल सेगमेंट थोड़ा तंगी में है। उन्होंने कहा कि पहले कमजोर डिमांड एक तिमाही में ही हुआ करती थी, लेकिन अब डिमांड में कमी लगातार 2-3 तिमाहियों में देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि लंबी अवधि में डिमांड में सुधार देखने को मिलेगा, जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि नेस्ले इंडिया के सीईओ साहब कह रहे हैं कि मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी कितना भी गोदी मीडिया से बुद्धू बना लें, लेकिन मिडिल क्लास 5 किलोग्राम फ्री राशन की तरफ बढ़ रहा है, वो सिकुड़ता जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना 11 नवंबर से चीफ जस्टिस बनेंगे। वो देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें 13 मई 2025 को रिटायर होना है। इस तरह उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। उनका एक परिचय ये भी है कि वो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। भाजपा अपनी हरियाणा चुनाव रणनीति को महाराष्ट्र में दोहराने पर विचार कर रही है, जिसने 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के बावजूद पार्टी को कथित तौर पर जीत दिलाने में मदद की। मौजूदा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को और लोगों के बीच स्वीकार्यता को देखते हुए भाजपा ने नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा बनाकर हरियाणा चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में बीजेपी का मानना है कि एकनाथ शिंदे को भी वैसी ही लोकप्रियता हासिल है। यही वजह है कि वो शिवसेना नेता को महायुति महागठबंधन के चेहरे के रूप में पेश कर रही है। दूसरी तरफ महायुति में 106 सीटों को लेकर आपस में युद्ध चल रहा है। भाजपा कई खास सीटों को मांग रही है और एनसीपी का अजित गुट काफी दबाव महसूस कर रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट को ज्वाइन कर लिया है। जीशान सिद्दीकी ने अजित की मौजूदगी में एनसीपी ज्वाइन की। इस मौके पर जीशान ने कहा, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावुक क्षण है। मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में मुझ पर भरोसा दिखाया। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे बांद्रा ईस्ट से नामांकन मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के प्यार और समर्थन से मैं इस बार भी बांद्रा ईस्ट से जरूर जीतूंगा। जीशान सिद्दीकी इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर मुंबई के बांद्रा ईस्ट से विधायक बने थे। उनके दिवंगत पिता बाबा सिद्दीकी भी पहले कांग्रेस में ही थे। हालांकि वो भी इसी साल जून में एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए थे।
12 अक्टूबर की रात बांद्रा इलाके में ही बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के अनुसार अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से अपने गैंग का साम्राज्य चला रहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को हुए हमले और अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है। सूत्रों के अनुसार अनमोल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को खान के निवास स्थान के बाहर हुए फायरिंग के संबंध में एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 7 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए। हिंदू संगठन ने यहाँ एक मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हिंदू संगठन की तरफ से आयोजित जन आक्रोश रैली के समर्थन में कई बाजार भी बंद रहे। इसमें उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी और जोशीवाड़ा शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाराहाट इलाके में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि मस्जिद पुरानी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन पर बनी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी। इसको हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी नोक झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी हाईवे पर धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। जम्मू कश्मीर के बूटा पथरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि बूटा पथरी सेक्टर में हुए जघन्य आतंकी हमले पर सेना के शीर्ष अधिकारियों से बात की, आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए तत्काल और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए। ऑपरेशन जारी है, हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना ने बताया कि गोलीबारी में 2 सैनिक और 2 पोर्टर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी निंदा की। उन्होंने लिखा है कि हाल के दौरान कश्मीर में एक के बाद एक हुए ये हमले गंभीर चिंता की बात है। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पारी 156 रनों पर सिमट गई। टीम के लिए सबसे अधिक 38 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए, लेकिन उनके अलावा कोई और बल्लेबाज 30 से अधिक रन नहीं बना सका। वहीं न्यूजीलैंड के लिए 53 रन देकर मिचेल सेंटनर ने 7 विकेट झटके। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने भी 7 विकेट झटके थे। पहले दिन न्यूजीलैंड की पारी 259 रनों पर सिमटी थी, लेकिन पहली पारी सिमटने के बाद भारत न्यूजीलैंड से 103 रन पीछे है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।